इस वीडियो में चैप्टर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 2 में छोटे छोटे किंगडम्स के बारे में पढ़ा, पर वे पावरफुल किंगडम्स थे। वे लोकल किंगडम्स आपस में ही पावर और कंट्रोल के लिए लड़ते रहते थे, जैसा कि प्रत्याहारास, राष्ट्रकूटास, पालास और साउथ में चोलास के किंगडम्स के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेडर्स टर्किश रूलर महमूद गजनी के बारे में पढ़ा। उसने 1000 से 1027 के बीच हमारे देश में लूटपाट करी, और मोहम्मद घोरी जो अफ़गानिस्तान से आया था उसने पृथ्वीराज चौहान 3 से लड़ाई करी थी, और टरेन की लड़ाई में 1192 में पृथ्वीराज 3 को हरा दिया था। मोहम्मद घोरी का कोई बेटा नहीं था, तो उसने स्लेव्स को दिल्ली का गवर्नर बना दिया, जो बाद में सुल्तान बन गए। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, और अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ के बारे में, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम के बारे में, और दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की कैपिटल थी दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान्स ने बहुत सारे सिटी एरियाज़ बनाए, जो कि आज दिल्ली कहलाती है। दिल्ली सल्तनत के रूल को अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है डायनेस्टिक रूल के आधार पर। द स्लेव्स डायनेस्टी 1206 से 1290 CE तक थी। स्लेव्स डायनेस्टी इसलिए क्योंकि मोहम्मद घोरी ने स्लेव्स को दिल्ली का गवर्नर बनाया, और आगे उसी ने राज किया। फिर खलजीज़ ने 1290 से 1320, उसके बाद तुगलक्स ने 1320 से 1414 CE तक, फिर सैयद्स ने 1414 से 1451 CE तक, और फिर लोधीज़ ने 1451 से 1526 CE तक। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कैसे पता चला, इसके लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के सोर्सेज इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स के अलावा रिटन फॉर्म में हिस्ट्री, जिसे तारीख कहते हैं, उसमें भी दिल्ली सल्तनत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, जो दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। ये तारीख उन लोगों के द्वारा लिखी गई थी जो सिर्फ इवेंट्स ही नहीं लिखते थे, बल्कि दिल्ली सुल्तान को गवर्नेंस पर सलाह भी दिया करते थे। हालांकि दिल्ली सुल्तान्स की हिस्ट्री पढ़ते समय बहुत केयरफुल होना चाहिए हमें, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से ये डिसाइड करता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और ज़्यादातर उनकी राइटिंग में जनरल पब्लिक से जो कंसर्न नहीं है वह भी लिखते हैं। ये ऑथर सुल्तान से ज़्यादा इनाम मिले इसी उम्मीद में लिखा करते थे, या सुल्तान के द्वारा रखे गए उसके कोर्ट के लोग जो सुल्तान के लिए लिखा करते थे, एंड देयरफॉर मोर ऑफन देन नॉट दे आर अनक्रिटिकल ऑफ द स्टेट और देयर रूलर्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टेट या उनके रूलर्स के बारे में अच्छा लिखा करते थे। स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टीज़ के द्वारा रूल की गई। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना के लिए रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी, और मोहम्मद घोरी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने स्लेव्स को गवर्नर बनाया। स्लेव्स जिसे बंदागान भी कहते थे पर्शियन में, जिसका मतलब जैसे कि उसका बेटा। स्लेव्स को गवर्नर बना दिया गया, और बाद में स्लेव्स सुल्तान बन गए। 1206 में घोरी की डेथ के बाद उसका एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसने 84 ईयर्स तक सब कॉन्टिनेंट पर राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन ये तीनों ही डायनेस्टी के ग्रेट सुल्तान्स रहे, और इन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही खुद को बेचा और ये खरीदे गए। मतलब स्लेव डायनेस्टी में एक स्लेव ने ही राज किया, और उसके बाद दूसरा भी स्लेव ही आया राज करने के लिए। तुर्कान ई चिहालगानी स्लेव डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ तुर्कान ई चिहालगानी या चालिस भी कहा जाता था। छालगान्स ऊंचे और ताकतवर ऑफिसर्स का ग्रुप था।
जिसे इल्तुमिश खुद अपने पर्सनल सपोर्टर्स की तरह ऑर्गेनाइज करता था। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने शालगंज की ताकत को कुचल दिया और अपने राज को ताकतवर बनाया। 1236 में इल्तुमिश की बेटी रजिया दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी। इस पीरियड के क्रॉनिकलर मिनहाज उस सिराज बताते हैं कि रजिया को अपने भाइयों से ज़्यादा समझ थी, पर फिर भी उसके कोर्ट के नोबल्स एक लेडी को रूलर मानने में अनकंफर्टेबल थे। तो इसलिए कोर्ट में मतभेद के चलते रजिया सुल्तान को 1240 सी में सिंहासन से हटा दिया। अब हम गैरिसन टाउन से एम्पायर तक कैसे पहुँचे ये पढ़ेंगे। गैरिसन टाउन से एम्पायर तक कैसे पहुँचे पढ़ेंगे। गैरिसन टाउन मतलब एक टाउन जो बहुत ही फोर्टिफाइड था और जिसमें रूलर उनकी कुछ जनता ज़रूरत की सारी चीज़ें और सोल्जर्स भी रहते थे, उसे गैरिसन टाउन कहते थे। फोर्टिफाइड मतलब किलाबंद, यानी कि हमले का सामना करने के लिए किसी स्थान को मजबूत और तैयार करना। और नए सुल्तान को इन गैरिसन टाउन से टैक्स वसूल करने में बहुत दिक्कत होती थी। वे टेरिटरी के लिए नए रूलर थे और दूसरे ही किसी रूलिंग बैकग्राउंड से आए थे, इसलिए शुरुआत में रेवेन्यू का ज़्यादातर पार्ट ट्रिब्यूट यानी भेंट या गैरिसन टाउन के आसपास की टेरिटरीज़ को लूट कर ही आता था। एक्चुअली गैरिसन टाउन्स के बीच में बहुत दूरी थी, मतलब एक टाउन दिल्ली में तो एक टाउन लाहौर में, तो इतना ज़्यादा लंबा रास्ता होने के कारण एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन तक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि उस टाइम पर तो अगर कोई मैसेज भेजना है तो सैनिक जाते थे, और अगर गैरिसन टाउन्स के बीच कोई रेबेलियन मिले तो सैनिकों को उनका सामना करना पड़ता था, या मौसम ख़राब रहा तो भी दिक्कत होती थी। तो दिल्ली के कुछ रूलर्स ने सोचा कि गैरिसन टाउन से अपना रूल उन्हें और बढ़ाना चाहिए, और कुछ रूलर को सक्सेस भी मिली। यही गैरिसन टाउन टू एम्पायर में पढ़ना है। 1265 में बलबन के एक्सेशन यानी पद प्राप्ति ने गैरिसन टाउन के हिंटरलैंड्स कंसोलिडेट करना चाहा ताकि रिसोर्सेज और रेवेन्यू आता रहे। हिंटरलैंड्स मतलब गैरिसन टाउन के आसपास का एरिया। सुल्तान ने गंगा यमुना दोआब में फॉरेस्ट क्लियर किए और एरिया पीजेंट्स को दिए गए ताकि अनाज मिल सके। गंगा यमुना दोआब मतलब गंगा रिवर और यमुना रिवर के बीच का एरिया। बहुत सारे नए टाउन्स बनाए ताकि इनमें मुक्ति या लोकल कमांडर्स और सोल्जर्स को रख सकें। मुक्ति मतलब नए एरिया को मुक्ति बोलते थे। जब सल्तनत साउथ तक फैल गई, फिर सुल्तान ने किसानों, ट्रेडर्स से और कुछ केसेस में लोकल रूलर्स से भी ट्रिब्यूट लिया। बलबन was succeeded by weak rulers, hence the throne of Delhi was taken over by खलजीज। तो बलबन was succeeded by weak rulers, इसलिए दिल्ली का सिंहासन या राज खलजीज के द्वारा ले लिया गया। मतलब अब खलजीज डायनेस्टी स्टार्ट हुई। अब खलजीज और तुगलक्स के बारे में पढ़ते हैं। खलजीज और तुगलक्स के बारे में पढ़ते हैं। खलजीज और तुगलक्स ने बंदागान्स या स्लेव्स को अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जैसे स्लेव डायनेस्टी में चला रहा था। हालांकि हम्बल बर्थ के लोगों को भी पॉलिटिकल और मिलिट्री हाई पोजीशंस में रखा। मिलिट्री में हाई पोजीशंस में रखा और पॉलिटिकल में भी हाई पोजीशन में रखा। एंड एज गवर्नर्स, तो दिल्ली सुल्तान्स का बंदागान्स और हम्बल बर्थ के नोबल्स ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, यानी कि बढ़ गई। ये लोगों अपने सुल्तान के लिए तो लॉयल थे, यानी कि वफादार थे, पर सुल्तान के सक्सेसर्स के साथ लॉयल नहीं थे। इसलिए नए सुल्तान के आने के बाद नई नोबिलिटी और पुराने नोबिलिटी के बीच
कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई बढ़ गई, यानी कि बनी रहती थी। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।